जो अपने नन्हे से बेटे टॉमी के साथ खेल रही होती है। मैरी का एक सुखी परिवार है जिसमें उसका पति फ्रेडी और बेटा टॉमी है। मैरी का परिवार ही उसकी सारी दुनिया है, सब कुछ। ऐसे में अचानक उसका पेट बड़ा होने लग जाता है, हालांकि वो प्रेग्नेंट भी नहीं है। फ्रेडी उसको हॉस्पिटल लेकर आता है। वहाँ पर कुछ टेस्ट करने के बाद उसे हॉस्पिटल में ही एडमिट किया जाता है। पर मैरी तो घर जाना चाहती है और कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे घर जाना है बस। तब फ्रेडी उसको बताता है कि तुम्हें कैंसर हो गया है और ये सुनकर वो उदास हो जाती है। दरअसल मैरी बहुत ही खुश मिजाज की औरत है और हमेशा मस्ती मजाक ही करती रहती है। पर अब उसे लगता है कि कैंसर पेशेंट्स ज्यादातर मर ही जाते हैं, इसलिए वो भी मरने वाली है। उसके दिमाग में यही सवाल आते हैं। फ्रेडी उसे तो हिम्मत देता ही है, लेकिन वो बेचारा अंदर ही अंदर खुद भी बहुत दुखी होता है। लेकिन मैरी एक स्ट्रांग औरत है, इसलिए वो इस बात से अपने मन को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। वो सोशल मीडिया का सहारा लेती है, जहाँ पर वो कैंसर के बारे में फनी मैसेजेस पोस्ट करने लगती है। लिखती है कैंसर जुकाम बुखार की तरह है, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा सीरियस है और कुछ भी नहीं है, इसलिए कैंसर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया में भी लोग उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, जो कि मैरी को बहुत अच्छा लगता भी है। लेकिन उसे झूठ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जब कुछ लोग कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, सब ठीक हो जाएगा, तब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो एक कैंसर पेशेंट है और कुछ ही दिनों में मरने वाली है। और ये लोग हैं कि उसको झूठा दिलासा दे रहे हैं, यही वो सोचकर परेशान होती है। अब मैरी को एक कमरा दे दिया जाता है और फ्रेडी उसको बाहर का नजारा दिखाने के लिए विंडो स्क्रीन हटाता है। पर वहाँ नजारा नहीं, सिर्फ वेंटिलेशन बॉक्सेस दिखाई देते हैं। फिर वो मैरी के करीब जाकर बैठ जाता है। दोनों ने अपनी जिंदगी के 19 साल साथ बिताए, लेकिन अब मैरी अचानक उसको छोड़कर जाने वाली है। फ्रेडी उससे एक पल भी दूर नहीं होना चाहता। मैरी फ्रेडी को घर जाकर सोने के लिए कहती है, क्योंकि फ्रेडी को हॉस्पिटल का स्मेल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर फ्रेडी कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है बस, और जब तक तुम ठीक होकर घर नहीं आ जाती तब तक मैं यहीं रहूंगा और यहीं सोऊंगा। अब मैरी अपने बेटे टॉमी से मिलना चाहती है। फ्रेडी तुरंत उसको लेने जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये इनका बेटा टॉमी, जो सिर्फ 3 साल का है। टॉमी कहते हैं कि पापा, क्या आप जानते हो कि स्पाइडर की 4 आंखें होती हैं और जब वो किसी को काट लेता है तो वो स्पाइडरमैन बन जाता है। और इस तरह वो स्कूल में सुनी सुनाई कहानियां बताते हुए मैरी के कमरे में जाता है और मम्मा करके चिल्लाते हुए मैरी के पास जाता है। मैरी उसको सीने से लगा लेती है, फिर वो पूरे कमरे में घूमने लग जाता है। मैरी कहती है बेटा, मैं जिस बेड पर लेटी हूँ ना, वो एक रोबोटिक बेड है, तुम वो बटन दबाओगे तो ये खुद ही ऊपर उठेगा। टॉमी भी बड़े मजे से वो बटन दबा देता है तो बेड ऊपर उठता है, फिर दबाता है तो नीचे जाने लग जाता है। ये देखकर उसको थोड़ा मजा भी आता है। देखा टॉमी, ये रोबोटिक बेड है। अरे इतना नीचे क्यों कर दिया यार, अब मम्मा पानी में डूब रही है, बेटा जल्दी बटन दबाकर मुझे ऊपर उठाओ। टॉमी चिल्लाता है कि डोंट वरी मम्मा, मैं आपको जरूर बचाऊंगा, और दूसरा बटन दबाऊंगा तो एक बड़ा रॉकेट आकर यहाँ पर क्रैश करेगा और ये बेड ही पलट जाएगा, ये देखो। कहकर वो कोई दूसरा बटन इमेजिन करके उसको दबा देता है। मैरी भी कहती है कि बेटा, ये तुमने क्या किया, तुमने मम्मा को बचाने के बजाय बेड के साथ मुझे भी ब्लास्ट करवा दिया यार। और इस तरह वो अपना दुख दर्द भूलकर एक बच्ची बनकर टॉमी के साथ खेलने लग जाती है। रात को वो टॉमी को घर भेज देते हैं, जहाँ पर फ्रेडी की माँ उसकी देखभाल करती है। यह हमारी ट्विटर पर कई बातें पोस्ट भी करती है। वो फ्रेडी से एक खूबसूरत नोटबुक मांगती है, क्योंकि उसे टॉमी के लिए कुछ लिखना है। वो भी कह देता है ठीक है। अगले दिन डॉक्टर मैरी को चेकअप करते हैं। मैरी पूछती है अगर मुझे बहुत दर्द होगा तो आप मुझे सेडेटिव देकर सुला देंगे ना। डॉक्टर कहते हैं कि फिलहाल तो उसकी नौबत नहीं आई है, जब दर्द बहुत होगा तब उसके बारे में बात करेंगे। मैरी आगे पूछती है कि एक बात बताइए, मुझे कैंसर कैसे हुआ। फिर डॉक्टर बताते हैं कि देखिए, ये कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं होता जो बाहर से तुम्हारे शरीर में घुसे, ये तुम्हारी बॉडी की कुछ रिएक्शंस की वजह से शरीर के अंदर ही पनपता है। इसकी वजह मतलब कोई बता नहीं सकता कि ये क्यों होता है स्पेशली, पर तुम ज्यादा मत सोचो, मुझे यकीन है कि हमारे मेडिसिन से तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैरी की कई फ्रेंड्स उसे मिलने के लिए आती हैं और उसे खूब चेयर अप करती है। फ्रेडी उन सबकी वीडियो बनाता है और आखिर में मैरी के पास पहुंच जाता है। दरअसल वो टॉमी के लिए एक वीडियो बना रहा है। जब फ्रेडी बड़ा हो जाएगा ना, तो फ्रेडी ये सारी चीजें उसको दिखाएगा। वो कहता है कि बेटा टॉमी, तुम्हारी माँ ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन देखो उसकी ये हालत हो गई है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो तो मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है बेटा। ये सुनकर मैरी इमोशनल हो जाती है और कहती है टॉमी आई लव यू, और ये कहकर टॉमी को फ्लाइंग किस देती है। फिर वो ट्विटर पर कई ट्वीट्स करती है और मैरी को कई कमेंट्स आते हैं कि सच में आप बहुत स्ट्रांग औरत है। मैरी अपने ट्वीट्स में ऐसे बात करती है जैसे कि कैंसर के आने की वजह से वो बड़े मजे में है और दिन भर आराम करती रहती है। लेकिन सच तो यह है कि वो अपना दुख बांटकर दूसरों को दुखी नहीं करना चाहती, इसलिए वो हमेशा फनी मैसेजेस ट्वीट करती है कि मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है, शायद मैं कल ही मर जाऊं, क्या पता। लेकिन यार मेरे पास अभी कई बेतुके जोक्स बाकी हैं, उन्हें एक ही दिन में आप सभी को कैसे बताऊं। अगले दिन वो टॉमी के साथ एक दोस्त की तरह खेलती है। वो टॉमी के लिए एक डायरी लिखती है। उसने लिखा था छोटू टॉमी के लिए उसकी माँ मैरी ये बुक लिख रही है। फिर वो एक हार्ट सिंबल बनाती है। वो लिखती है बेटा, मुझे तुम्हारी हर बात याद है, तुम और मैं सड़क पर खड़े आइसक्रीम खाते थे, लेकिन अचानक तुम मेरा हाथ छोड़कर कहीं भाग जाते थे, नटखट थे ना तुम। फिर मैं डांट लगाती तो तुम तुरंत आकर सॉरी बोल देते थे। ऐसी और भी कई बातें हुई हमारे बीच जो दूसरों को नहीं पता, तुम्हारे पापा को भी नहीं। मैं इन सब बातों को मिस करूंगी यार, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मुझे खुश कर देता है, पर पता नहीं वैसा वक्त फिर आएगा या फिर नहीं। जो भी हो चुटकू, मम्मा तुमसे सच में बहुत प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी। आई लव यू टॉमी। इस तरह मैरी टॉमी के लिए वो डायरी लिखने लग जाती है। दिन गुजरते हैं और अब मैरी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी पीठ में बहुत दर्द होने लग जाता है। तब कोई आवाज सुनकर वो खिड़की के पास जाकर देखती है तो वहाँ पर एक बड़ा क्रेन खड़ा होता है। नर्स बताती है कि वहाँ पर एक मॉल बनाया जा रहा है। तो मैरी को एहसास होता है कि ये दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं। आप चाहे जितनी खुशी में हो या दुख में, दुनिया का काम तो अपनी धुन में ही चलता रहेगा। ऐसे में मैं क्यों किसी की बात का बुरा मानूं या यूं सोचूं कि किसी ने मुझे ये कह दिया वो कह दिया, मुझे उससे नफरत है वगैरह वगैरह। ऐसा क्यों सोचना, ये मेरी जिंदगी है, जब तक है तब तक है, इसलिए मुझे इसको जीना होगा और वो भी शान से, चाहे मुझे कितना ही दुख दर्द क्यों ना झेलना पड़े। इस तरह वो लाइफ को लेकर अपना नजरिया बदलने का फैसला करती है। वो ट्विटर में बहुत वक्त बिताती है और पहली बार अपने दर्द को शेयर भी करती है। वो टॉमी के सामने रो तो नहीं सकती ना, चाहे उसके अंदर कितना ही दुख दर्द क्यों ना हो।
जितना बेचारी खाती है उससे 2 गुना वोमिट कर देती है। लेकिन ये सब उसके कंट्रोल में कहाँ है। हर दिन के 24 घंटे उसके लिए नरक से कम नहीं होता। कई लोग उसको मैसेज करते हैं और वो हर एक का जवाब भी देती है। दिन में 14 घंटे उसे बेड पर पड़े रहना पड़ता है। लेकिन टॉमी जब उससे मिलने आता है ना, तो उन 2 घंटों में वो अपनी जिंदगी की सारी खुशी समेट लेने की कोशिश करती है दोस्तों। फिर वो डायरी लिखने लग जाती है कि टॉमी, जब तुम पैदा हुए थे तो बिल्कुल मेरी तरह थे, मतलब जब मैं बेबी थी तो तुम्हारी तरह दिखती थी, है ना खास बात। और तो और मुझे उन सबसे जेलस फील हो रहा है जो मेरे बाद तुम्हारे साथ मजे से खेलने वाले हैं, तुम्हारे साथ वक्त बिताने वाले हैं और तुम्हें बड़ा होते हुए देखने वाले हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो सब कुछ मैं नहीं देख पाऊंगी, इसलिए मुझे जेलस फील हो रहा है। इसी बीच फ्रेडी को दिखाते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। वेटर उसको एक न्यूज़पेपर लाकर देता है और बताता है, सर आपकी वाइफ सच में बहुत स्ट्रांग औरत है। एक्चुअली उस न्यूज़पेपर में मैरी के बारे में पेज पर एक आर्टिकल छपा होता है। फ्रेडी तो हैरान रह जाता है और उसको लेकर जाकर सीधे मैरी को दिखाता है। वो भी हंसकर कहती है, यार लगता है मैं इतनी फेमस हो गई हूँ, लेकिन ये सब इतना लेट में मिल रहा है जब मैं मौत के दरवाजे पर खड़ी हूँ। काश पहले मिल पाता। फ्रेडी भी कहता है कि अरे मौत जब आएगी तब देख लेंगे, अभी उसे खींचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है सुबह से कितने फोन कॉल्स आ चुके हैं मुझे, सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं लोग। तभी फ्रेडी को एक और कॉल आता है, यहाँ तक कि मैरी को टीवी पर इंटरव्यू देने के लिए इनवाइट किया जाता है। दरअसल मैरी ने किसी न्यूज़पेपर एजेंसी से बात नहीं की थी, लेकिन ट्विटर पर मैरी की कहानी और उसके ट्वीट्स देखकर उन्होंने खुद मैरी की स्टोरी को फ्रंट पेज पर छापने का फैसला लिया था। अब उसके फ्रेंड्स उसको चिढ़ाने लगते हैं कि यार हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे तुम सेलिब्रिटी बन गई है। उन सबसे मिलकर मैरी बड़ी खुश होती है। एक दोस्त उसको एक स्पीकर बॉक्स देती है ताकि मैरी उसमें गाना सुन सके। अब हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर फ्रेडी को बताते हैं, तुम्हें पता है इस आर्टिकल की वजह से हमारा हॉस्पिटल भी फेमस हो गया है। तो फ्रेडी उन्हें बताता है कि एक टीवी चैनल के लोग मैरी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर माइक कैमरा वगैरह हम अलाउ नहीं कर सकते। फिर वो डिसाइड करते हैं कि मैरी फोन पर ही इंटरव्यू देगी, यानी कि टेलीफोनिक इंटरव्यू। इंटरव्यू शुरू होने वाला है, लेकिन मैरी का दर्द बहुत बढ़ जाता है। फ्रेडी उसे मॉर्फिन लेने के लिए कहता है, पर वो कहती है मॉर्फिन से तो मुझे नींद आ जाएगी और मैं ठीक से बात भी नहीं कर पाऊंगी। तुम फिक्र मत करो फ्रेडी, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। और तब लाइव इंटरव्यू शुरू हो जाता है। शो के होस्ट कहते हैं कि आज हमारे साथ है मैरी, जिनके ट्विटर पर कई सारे फैंस हैं। वो कैंसर से लड़ रही हैं और वो भी पूरे जोश के साथ। सोशल मीडिया पर सब उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो बताइए मैरी, आप कैसी हैं और सबको क्या बताना चाहती हैं? मैरी कहती है, कहने को तो कुछ नहीं है, मैं बस एक नॉर्मल सी कैंसर पेशेंट हूँ। सभी लोग ये इंटरव्यू देख रहे होते हैं। वो लोग भी पूछ डालते हैं कि ट्विटर पर आप हमेशा ह्यूमरस और कभी कभी गुस्से वाली पोस्ट डालती हैं, फिलहाल आप किस मूड में हैं? वो भी कह देती है, एज यूजुअल आज भी मैं पागलपंती के मूड में ही हूँ। मैं जिंदगी के उस मूड में हूँ जहाँ पर डॉक्टर्स मुझे बचाने के लिए कीमोथेरेपी करना चाहते हैं, लेकिन मेरा शरीर इतना कमजोर हो चुका है कि वो कीमोथेरेपी को सह नहीं पाएगा। इस दुनिया में पैदा होना, जीना, फिर मर जाना, यही तो पूरी लाइफ है। और लाइफ के इस आखिरी भाग में हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर वे मैरी के बेटे टॉमी के बारे में पूछते हैं, तो वो बताती है कि कैंसर के बावजूद अगर मैं इतने दिन जिंदा रह पाई हूँ तो उसका कारण मेरा बेटा टॉमी है। मैं उसे लाख बताऊं कि मामा तुमसे बहुत प्यार करती है, पर उसका असली मतलब समझने की उसकी उम्र नहीं है अभी। इसलिए मैंने उसके लिए कुछ वीडियोस बनाए हैं, कुछ नोट्स लिखे हैं। जब बड़ा होगा तो उन्हें देखकर और पढ़कर वो समझ पाएगा कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती थी। फिर भी मैरी की उम्र पूछते हैं। वो बताती है कि 42 की हो चुकी है और 2 दिन के बाद मेरा बर्थडे भी है। क्या पता 42 में ही परलोक सिधार जाऊं या फिर एक और दिन जीत कर 43 का भी मजा लेकर जाऊं। और ये सुनकर कई लोग उसे गिफ्ट्स भी भेजते हैं। उसमें से एक फ्लावर बैंड मैरी को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे सर पर रखकर पूछती है, बताओ मैं कैसी दिख रही हूँ? फ्रेडी कहता है, एकदम प्रिंसेस लग रही हो तुम। और भी कई टॉयज और केक्स आते हैं। मैरी सिर्फ स्ट्रॉबेरी केक रख लेती है क्योंकि टॉमी को पसंद है। बाकी का सारा केक वो नर्स को दे देती है कि आप सब में बांट दो। मैरी अब टॉमी के साथ वक्त बिताती है और उसकी राइटिंग भी जारी रहती है। पर अब दर्द दिन पर दिन बहुत बढ़ने लग जाता है। डॉक्टर भी कह देते हैं कि अगर दर्द बहुत है तो हम तुम्हें सेडेशन दे सकते हैं, लेकिन फिर तुम्हें मरते दम तक सेडेशन पर ही रहना पड़ेगा। तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, लेकिन तुम हमेशा बेहोश रहोगी और बेहोशी में ही अपनी आखिरी सांस भी लोगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा अंत कब हो रहा है। ये लगभग यूथनीसिया की तरह है। अब मैरी कहती है, मैं टॉमी के लिए एक डायरी लिख रही हूँ, उसमें कुछ ही पन्ने रह गए, उसको पूरा कर लो, फिर आप अगले हफ्ते मेरा ये सारा शुरू कर देना, मतलब सेडेशन। मैरी के बर्थडे के दिन उसके फ्रेंड्स उसका कमरा बहुत ही खूबसूरती से सजाते हैं। वो फ्रेडी से पूछती है, क्या फ्राइडे का दिन ठीक रहेगा? वो भी पूछता है, किस चीज के लिए? मैरी कहती है, सेडेशन के लिए, फिर मैं आराम से मरते दम तक सोती रहूंगी ना। और ये सुनकर फ्रेडी एकदम सुन्न हो जाता है। मैरी कहती है, उससे पहले मैं टॉमी को अपने सीने से लगाकर एक दिन सोना चाहती हूँ। मैरी को फ्रेडी अपना सब कुछ मानता था, लेकिन अब वो नहीं रहेगी। ये सोचकर फ्रेडी एकदम से टूट ही जाता है। मैरी चाहे तो मॉर्फिन लेकर कुछ और दिन जिंदा रह सकती है, लेकिन कब तक वो इस दर्द को बर्दाश्त कर जिएगी। सेडेशन से कम वो बिना दर्द के तो मर पाएगी। इसलिए उसने ये फैसला लिया है दोस्तों। वो अपनी सारी चीजें, ड्रेसेस वगैरह अपने फ्रेंड्स और दोस्तों को देने के लिए कह देती है। इसी बीच हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और डायरेक्टर्स ये डिसाइड करते हैं, क्योंकि मैरी बहुत फेमस हो गई है, इसलिए उसे इस हॉस्पिटल में सेडेशन देकर उसका अंत करना ठीक नहीं होगा। इस हॉस्पिटल से लोगों का विश्वास उठ जाएगा ना कि ये लोग पेशेंट्स की जान ले लेते हैं। इसलिए वो फ्रेडी को बताते हैं कि ये टर्मिनल सेडेशन है, जिसको देकर मैरी कुछ दिन जिंदा रहेगी, लेकिन बेहोश रहेगी। वो कहते हैं कि फ्रेडी मैरी को घर लेकर जाए, वहीं पर सेडेशन दे और उसके वाइटल्स को मॉनिटर करता रहे। जब उसका आखिरी आएगा तो वो नींद में ही दम तोड़ देगी। मतलब डॉक्टर्स ये चाह रहे होते हैं कि मैरी अपने घर पर ही मरे, ताकि हॉस्पिटल का भी नाम ना आए। फ्रेडी की तो मतलब वो सोच ही नहीं पाता, क्योंकि वो पूरा फ्रीज हो जाता है। किसी तरह वो हिम्मत जुटाकर अपने एक फ्रेंड से बात करता है, जो कि एक डायटिशियन है। वो फ्रेडी को बताता है कि टर्मिनल सेडेशन के काम करने में 5 दिन लग सकते हैं, या कभी कभी उससे भी ज्यादा। तब तक मैरी बेहोशी पड़ी रहेगी और वो खुद नहीं जान पाएगी कि उसकी जान कब निकलती है। ऐसी बुरी मौत क्यों देना चाहते हो तुम उसको? लेकिन फ्रेडी और कर भी क्या सकता था। अगर वो ये चीज नहीं करेंगे तो बेचारी दर्द के मारे और तड़पते रहेगी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तब उसका फ्रेंड बताता है कि जब तुम मैरी को हॉस्पिटल से लाओगे तो उसका सेंट्रल आईवी लाइन मत निकालना, फिर एक फार्मेसी से तुम पोटेशियम क्लोराइड खरीद लेना और उसे आईवी लाइन में इंजेक्ट कर देना। मैरी बिना किसी दर्द के थोड़ी देर में चल बसेगी। फ्रेडी मैरी को ये बात बताता है तो वो भी यही चाहती है, पर उससे अपने मरने की फिक्र नहीं। फ्रेडी की चिंता होती है कि अगर फ्रेडी उसको घर ले जाते वक्त ये सब करेगा और वो मर जाएगी तो सभी को फ्रेडी पर शक होगा, क्योंकि टर्मिनल सेडेशन से तुरंत मौत नहीं होती। और अगर वो जेल गया तो टॉमी का क्या होगा? इस तरह मैरी आगे का सोचती है। इस बीच हॉस्पिटल के डॉक्टर्स मैरी को एक अलग तरह का सेडेशन देने के लिए मान
मान जाते हैं, जिससे मैरी कई दिन के बाद मरेगी, लेकिन बेहोश ही रहेगी, मतलब मरी रहेगी। इससे बाहर किसी को कोई शक भी नहीं होगा। फिर वो फ्रेडी से एक डॉक्यूमेंट पर साइन ले लेते हैं कि वो सोशल मीडिया या किसी भी न्यूज एजेंसी को ये बात नहीं बताएगा। सिर्फ मैरी के क्लोज फ्रेंड्स को इस बात का पता होता है। मैरी की एक फ्रेंड उससे मिलने आती है। वो फैसला करके आई थी कि मैरी के सामने वो रोएगी नहीं, लेकिन मैरी को देखते उसका रोना आ जाता है और वो उसे लिपट कर रो पड़ जाती है। पर इस वक्त भी मैरी को टॉमी का ही ख्याल आता रहता है। वो कहती है कि जब तुम्हें टाइम मिले ना तो टॉमी को पार्क में ले जाकर उसको घुमाना जरूर यार, उसे पार्क बहुत ज्यादा पसंद है। फिर मैरी के सारे क्लोज फ्रेंड्स उसे आखिरी बार गुड बाय कहने आते हैं। आखिर में फ्रेडी टॉमी को लाता है तो मैरी उसको सीने से लगा लेती है। फ्रेडी बहुत दुखी होता है कि ये माँ बेटे की आखिरी मुलाकात है। टॉमी तो बहुत छोटा है और उसे लगता है कि मामा बीमार है, बस ठीक होकर घर आ जाएंगी। वो मैरी के साथ मजे से खेलने लग जाती है। मैरी कहती है ये बताओ ये कौन सा फेस है? वो कहता है कि बनाना फेस है। मामा ये कौन सा फेस है? ये तो ग्रेफ फेस है। और जब ये टॉमी हंसता है तो मैरी का चेहरा एकदम से खिल जाता है। वो जानती है कि वो इस स्माइल को आखिरी बार देख रही है, इसलिए वो उस मोमेंट को भरपूर एंजॉय करती है। इस पल में उसको यकीन हो जाता है कि वो एक अच्छी माँ रही है। रात को वो टॉमी को अपने सीने से लगाकर सो जाती है। मैरी ने टॉमी के लिए कई बातें लिखी थी, जैसे कि अच्छा हो या बुरा वो कभी परमानेंट नहीं होता, चाहे वो आइसक्रीम हो या मूवीज या हमारे अंदर का कोई बुरा गुण या पेड़ के पत्ते, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। पर तुम्हारी माँ बेटा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मिटता तो सिर्फ शरीर है बेटा, अपनों के दिल में तो इंसान हमेशा जिंदा रहता है। और अब सेडिशन देने का वक्त आ जाता है। तीनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। बहुत दुख होता है फ्रेडी और मैरी को। मैरी ने टॉमी के लिए लिखा था कि हमेशा खुश रहना और सभी के साथ अच्छा बर्ताव करना, खूब खेलना, ड्राइंग करना, ढेर सारे बुक्स पढ़ना, म्यूजिक सुनना, दूर दूर तक ट्रैवल करना, और हाँ, हद से ज्यादा कुछ मत करना। पापा की बात मानना, अगर कुछ गलत लगे तो उसके खिलाफ बोलना सीखो, वक्त पर खाना और अपना जैकेट पहनना मत भूलना, और आखिरी बात वो सब करना जो तुम चाहते हो। और हाँ, कभी कभी इस मम्मा को जरूर याद करना बेटा। और इस तरह टॉमी के लिए मैरी ने कई बातें लिखी होती है और अपनी डायरी खत्म की होती है। 2015 में मैरी की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ नोट्स फॉर माय सन नाम की ये हार्ट टचिंग मूवी यहाँ पर खत्म होती है। एक बात बताओ यार, इसके बाद अगर आप कहीं मैरी नाम सुनोगे ना तो आपको इस मैरी की याद जरूर आएगी, है ना? अगर हाँ तो ये है दोस्तों रियल स्टोरी की जीत। ये है रियल लाइफ मैरी, जिन्होंने अपने सर पर वही फूलों का ताज पहन रखा है और उनके हाथ में कुछ गिफ्ट्स हैं जो उनके लिए दुनिया भर से आए थे। ये है मैरी का पति फ्रेडी और उनका बेटा टॉमी, और यह है वो डायरी जो मैरी ने टॉमी के लिए लिखी थी। इसके आधार पर एक बुक भी पब्लिश की गई थी जो कि बेस्ट सेलर बनी। मैरी के मरने के 5 साल के बाद यानी कि 2020 में ये मूवी बनी। मैरी की एक वीडियो यूट्यूब पर भी है जिसका लिंक हमने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। यार लाइफ जैसी भी है ना, उसको बस स्वीकार कर लेना चाहिए और कुछ नहीं। और अंत में जो भी आ जाए बस लाइफ का हिस्सा मानकर अपना ले उसको। यही तो इस मूवी